दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो 2027 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पहला अटेम्प्ट ले रहे हो? ये वीडियो उनके लिए है जो 2027 के लिए प्रिपेयर करे। यानी कि अगर मैं आज से कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास 18 टू 20 मंथ्स है। सबसे पहले तो मैं तुम सब लोगों की कुछ खुशफहमियां या गलतफहमियां तोड़ना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि सर, हमने तो बहुत सारे एजुकेटर्स को सुना है जो कि बहुत रोजी रोजी पिक्चर बताते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, बोलते हैं ये एग्ज़ाम बड़ी सिंपल है, सिर्फ ऐसे करो वैसे करो और पास हो जाओगे। बेटा, ये सच्चाई से उतना ही दूर है जितना कि झूठ होता है। ये कोरा झूठ है। इन अदर वर्ड्स कि अगर मैं आपको इस खुशफहमी में रहने दूं, गलतफहमी में रहने दूं कि ये बहुत ही सिंपल सी एग्ज़ाम है और ये एक वैसी एग्ज़ाम है जिस तरह से आपने स्कूल और कॉलेज में तैयारी की थी, बिलीव मी यू, आपको ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट बड़ा गंदा और बड़ा ही जोरदार तमाचा पड़ने वाला है। उस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करना एब्सोल्युटली आग के साथ खेलने वाली बात है, बिकॉज ये एग्जाम एक कंप्लीटली डिफरेंट फुटिंग की एग्जाम है। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम और ये वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम ऐसे ही नहीं कहलाती हैं। मैं हमेशा सच्चाई को सच्चाई बोलने के में विश्वास रखता हूं। आई एम अ वेरी स्ट्रेट शूटर। मैं तुम्हें आज सच्चाई से आगाह कराता हूं कि जिस तरह से ये सिंपल वे में, जिन्होंने 1 2 3 एग्जाम साइकिल भी नहीं देखी है जिंदगी में और वो एजुकेटर बने बैठे हुए, वो जिस तरह से आपको कहानियां सुना रहे, उसके लास्ट में आपको फेलियर ही नसीब आएगा। कुछ तो रीजन होगा कि हजारों लाखों स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। सच ये है कि ये एग्जाम टफ एग्जाम है। सच ये है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें वॉर फुटिंग की तैयारी करनी पड़ती है। सच यह है कि एक बिल्कुल बना बनाया टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी पड़ती है। अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हारे साथ ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा और बिलीव मी यू, दिस इज द ओनली वे। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द ओनली वे ऑफ यू कमिंग इवन क्लोज टू अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम। बहुत बड़ी एग्जाम है माय डियर फ्रेंड्स। तुम आईएएस ऑफिसर्स बन जाओगे, तुम बहुत बड़ी हस्ती बन जाओगे, लेकिन इस एग्जाम को एक स्टाइल से अप्रोच करो, वरना तुम अपने जिंदगी के 1.5-2 साल और शायद ज्यादा भी बर्बाद कर दोगे। सो दिस इज द अल्टीमेट एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट वीडियो दैट यू शुड एवर वॉच ऑन स्ट्रैटेजी। इस वीडियो को वॉच करो और तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा मेजर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो। तो सबसे पहले इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले बिलीव मी यू, तुम इसको ध्यान से देख लो कि स्ट्रैटेजी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो इस ग्राउंड पर है, इस प्रेमिस पर है कि यूपीएससी इज नॉट अ फेयर रेस। सो यूपीएससी इज नॉट अ फेयर रेस। यस, यूपीएससी को जिस तरह से तुम स्कूल या कॉलेज के एग्जाम में देखते हो ना, वैसा नहीं है। थोड़ी देर सोच के देखो। सोचो कि तुम स्कूल की एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो। स्कूल की एग्जाम है, उसमें एक सिलेबस है, कुछ स्पेसिफिक बुक्स है, टीचर ने पढ़ाए हुए कुछ लेसन है। और स्कूल वाले एग्जाम में स्कूल वाले भरसक प्रयत्न ये कर देंगे कि यार जितना हो सके इस बच्चे को पास कर दिया जाए, जितना हो सके। अब बिल्कुल ही बेकार है तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट इन 99.9999% स्कूल्स में पास ही कर दिया जाता है और आजकल तो शायद फेल ही नहीं करते। द सिमिलर अप्रोच, कुछ वैसा ही सिमिलर अप्रोच, थोड़ा सा टफ हो जाता है बट सिमिलर अप्रोच कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है। वहां पर फेयर होता है इन द सेंस कि आप एग्जाम देते हो एंड इन 99% केसेस जो यूनिवर्सिटी है वो कोशिश ये करती है कि यार अनटिल अनलेस बिल्कुल ही बेहुदा है तब तक तो इसको पास कर दिया जाए। अब व्हाई एम आई कॉलिंग कि यूपीएससी एक फेयर एग्जाम नहीं है? बिकॉज यूपीएससी और स्कूल और कॉलेज में फर्क क्या होता है? इमेजिन, थोड़ी देर सोचो प्लीज, कि मैं स्कूल में 9th क्लास की एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा हूं। थोड़ी देर प्लीज सोचो, 9th क्लास की मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा हूं। तुम अपने आप जिंदगी के अगले आधे घंटा मुझे दे दो प्लीज, राइट? सो अगर मैं 9th क्लास की अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे साथ में जो बैठा हुआ है वो भी 9th क्लास का है, उसने भी वही लेसन अटेम्प्ट किए हैं, वही क्लास अटेम्प्ट की है, सब कुछ सेम है। 9th क्लास के बच्चे को अगर ये पता चल जाए कि उसके साथ में बैठा हुआ जो है वो तो 12th का स्टूडेंट है और मेरे मार्क्स और मेरा रैंक इस बात पर डिटरमाइन हो रहा है कि मुझे भी वही एग्जाम दी जा रही है 9th के लेवल की,
जो कि 12th क्लास के लड़के को दिया जा रहा है, डू यू रियलाइज ये एग्जाम अनफेयर हो जाएगा? तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यूपीएससी में ऐसा ही होता है। यूपीएससी में एक ब्रूटल ट्रुथ ये है, सबसे पहला चैलेंज ये है कि करीब करीब 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, और उस 1 मिलियन में से केवल 1000 लोग अप्रोक्सीमेटली सेलेक्ट होते हैं। मैं इसमें आईएएस नहीं बोल रहा हूं, मैं आईपीएस नहीं बोल रहा हूं, मैं आईआरएस भी नहीं बोल रहा हूं, मैं अक्रॉस द बोर्ड तुम्हें बोल रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली टोटल 1000 सीट्स है, यानी कि 10 लाख में से 1000, यानी कि हर 1000 में से एक एस्पिरेंट विल गेट सम सीट और कैन गेट सम सीट इन यूपीएससी। अपने आप में ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक नाइटमेयर से सिवाय कुछ नहीं है। 1 in 1000, अगर किसी अमेरिकन स्टूडेंट को यह बात बता दी जाए या किसी यूरोपियन स्टूडेंट को बता दिया जाए कि तुम्हें एक एग्जाम दी जा रही है जिसमें पास या फेल के स्टैटिस्टिक्स या फिर प्रोबेबिलिटी 1 of 1000 है, बिलीव मी यू, वो उस एग्जाम सेंटर से 40 किलोमीटर दूर जाकर अपनी किताबें आग लगा देगा। बोलेगा भाई हमें सोचना भी नहीं है कि इस एग्जाम के बारे में सोचना, तो पढ़ाई तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ गॉडडैम स्टैटिस्टिक नाइटमेयर। थोड़ी देर इसको सोचो, सिर्फ सोचो। तुम जेन जी हो ज्यादातर लोग, तुम लोग को सोचने का, टेंशन होने लेने का आदत नहीं रहा बिकॉज तुम जल्दबाजी में हो। बट मैं चाहता हूं कि अगले 30 मिनट तुम मेरे साथ रहो और थोड़ी देर सोचो। 1 in 1000 पास होगा। मैंने अभी आईएएस नहीं बोला है। फिर मैं अपने दूसरे आर्ग्यूमेंट पे आता हूं, और वो जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है हिडन एनिमी का। यस, इस एग्जाम में एक छुपा हुआ दुश्मन है जिसके बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो 10 लाख एस्पिरेंट्स है, 10 लाख के बाद 10,000 के आसपास से मेंस हो गए। आई एम जस्ट गिविंग वेरी रैंडम फिगर्स एंड 1000 सिलेक्शन है। मैं इसे एक कैलकुलेशन कर रहा हूं, दिस में मे बी स्लाइटली अवे फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। अब मान के चलो इसमें से जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल, जस्ट इमेजिन फॉर सम टाइम कि मेरे पास मेरा कॉम्पिटिटर वो है जो पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट दे रहा है इन दिस एग्जाम, यानी कि मेरा करीब करीब उसका और मेरा दिमाग लेवल या प्रिपरेशन सेम है। उससे भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, उसका भी एक्सपीरियंस है, वो भी डरा हुआ है, मैं भी डरा हुआ हूं, वो भी किसी क्लास में से आया, मैं भी किसी क्लास में से आया। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसको सोचो। हम लोग जिस सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, लेट्स से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, मान के चलो उनमें से कुछ ऐसे सीट्स है जो कि पिछले साल ही ऑक्युपाई हो गई थी, यानी कि कुछ धुरंधर एस्पिरेंट्स ने इस एग्जाम को पहले ही क्रैक किया हुआ था। फिर वो यहां क्या कर रहे हैं? वो फिर आए हुए हैं, वो मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं। दे आर द हिडन एनिमी, बिकॉज वो आईपीएस या फिर आईआरएस स्टूडेंट्स जो कि पास हो चुके हैं, जो ऑफिसर है, उन्होंने अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही लीव ली है, स्टडी के लिए छुट्टी मारी है, और परमिशन के अंतर्गत वो लोग दोबारा पढ़ने आए हैं। यानी कि ये लोग ऑलरेडी यहां पर बैठे हुए हैं, और ये 200-300 स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, दे आर गोइंग टू गो फुल फ्लेज टू ट्राई एंड टेक योर आईएएस सीट। इनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। ट्रस्ट मी, अगर तुम इसको मैथमेटिकली सोचो तो तुम सब यहां पर हो और 200-300 एस्पिरेंट्स यहां खड़े हुए हैं। दे आर जस्ट इंचेस अवे। उन्होंने ये देखा हुआ है, दे हैव बीन देयर, दे हैव डन दैट। वो तुमको पढ़ा सकते हैं, इतना ज्यादा उनको सब्जेक्ट आता है। उनके बारे में सोचना ही नहीं है। इमेजिन 400 जनरल सीट्स मान के चलो, मोटा मोटा, आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रॉड कैलकुलेशन। 400 जनरल सीट्स है, और भाई 400 जनरल सीट्स है, और 200 तो ये एस्पिरेंट्स है जो कि एस्पिरेंट्स क्या, वो ऑलरेडी पास हुए, देयर आर ऑलरेडी ऑफिसर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। डू यू रियलाइज कि कंपटीशन बहुत ज्यादा सीवियर है? ये वही वाली बात है कि 9th क्लास के बच्चे के साथ बिठाकर तुम्हें 12th क्लास का बच्चा बिठा के रख दिया है। वो तुम्हारे से फार बेटर प्रिपेयर्ड है, उसको एक्सपीरियंस है, अब तुम्हें उसको हराना है।
देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड। अपना टारगेट यूपीएससी को मत सोचो। यूपीएससी एक एग्जाम बॉडी है, तुम्हें इसको हराना है। ये जो आईपीएस आईआरएस ऑफिसर है इसको हराना है। तुम्हारे ग्रुप में जो बैठा हुआ टॉपर है उसको हराना है। तो तुम्हारा फोकस चेंज करो। डोंट लुक एट यूपीएससी, लुक एट दीज पीपल एंड डिस्ट्रॉय देम। सारा खेल फोकस का है। तुम किसको अपना टारगेट बनाते हो? कभी तुम गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तुम नोटिस करना, अगर तुमने किसी को टारगेट बना लिया, किसी को देखा राइट कि यार ये गाड़ी आगे स्पीड में जा रही है और तुम चाहते हो कि तुम उसको टेल करते रहो, यानी कि उसके साथ साथ ही रहो, तो तुम ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड को कॉपी करने लग जाते हो। ये नॉर्मल है। हम जिसको अपना रोल मॉडल बनाएंगे, जिसको अपना टारगेट बनाएंगे, हम वैसे बनेंगे। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम। आज मैं तुमको इसका रूटीन बताऊंगा। एक एक चीज स्क्रीन पर देखते रहना। सबसे पहले याद रखना, ये एक महा बोरिंग एग्जाम है। बोरिंग एग्जाम नहीं है, महा बोरिंग एग्जाम है। इस एग्जाम में सिर्फ कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो बोला गया, जो याद किया गया, जो तुम्हें रिवाइज करने को बोला जाए वो तुम्हें करते रहना है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ दिस। मैं हमेशा ये बात सोचता हूं कि हम लोग जब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं और जब वो 4 रन्स मारते, 6 रन्स मारते, सेंचुरी मारते, तो हम कितना एक्साइटेड होते हैं। लेकिन क्या जब उनकी तैयारी चल रही होती है, जब वो घर बैठ के अपनी या फिर अपने स्टेडियम में तैयारी कर रहे थे, तो भी क्या वो इतना ही एक्साइटिंग था? क्या लाखों लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे? सर्टनली नॉट। वो हमेशा एक बोरिंग एक्सरसाइज है। वही एक ही कवर ड्राइव मारते जाओ, नेट्स में प्रैक्टिस करते जाओ, धूप में खड़े रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। दिस इज द ट्रेजेडी एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। तुम लोग यंग हो, लेकिन याद रखना जिंदगी में ज्यादातर मेहनत ही होती है, वो बोरिंग ही होती है। तैयारी हमेशा खून और पसीना निकाल देती है। रिवॉर्ड्स ऑफ कोर्स ग्लैमरस होंगे, एक्साइटिंग होंगे, सब कुछ होंगे। तुम ग्लैमर अभी से मत ढूंढो। डोंट ट्राई एंड फाइंड ग्लैमर। कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमने तो तय कर रखा है कि तूफान से लड़ना है। ये क्या है? ये मोटिवेशन 30 सेकंड में गायब हो जाता है। तुम सिर्फ शेरो शायरी, यू आर जस्ट ड्रॉपिंग पंच लाइन्स। डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दूसरी बात है, लोग बोलते हैं डरो मत। मैं बोलता हूं हमेशा डरो, हमेशा डरो। डर एकमात्र चीज है जिसने ह्यूमन बींग्स को जिंदा रखा। अगर डर, जितने जितने भी वो लोग थे ना जिन्होंने डर को इग्नोर किया, उनको शेर खा चुका। जो बच गए, जो हमारे एंसेस्टर्स बच गए, वो थे जिन्होंने डर को एक्चुअली यूटिलाइज किया। जिन जिन के एंसेस्टर्स वो होंगे ना कि हाँ यार डरो, शेर आ सकता है, चलो पहले दीवार बना लो, देखो आग लगा लो, देखो जी हथियार बना लो, उनको शेर ने नहीं खाया। जिन लोगों ने ये बोला ना यार डर क्या होता है, शेर शेर हमारा क्या बिगाड़ेगा, शेर उनको खा चुका है, उनके आगे की जनरेशन्स नहीं आई है। फियर को पैरालाइज नहीं करना होता, पैरालिसिस का रीजन नहीं बनाना होता। फियर से मोटिवेशन लेनी होती है। यार मैं, अब फियर 2 तरीके का होता है। एक फियर होता है कि यार मेरा है ना नुकसान हो गया या मुझे मार दिया जाएगा। दूसरा ये होता है कि मुझे क्या चाहिए और मेरा सपना पूरा ना हुआ तो क्या होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तुम में से कोई भी बेरोजगार नहीं होने वाला। तुम सब लोग ग्रेजुएट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे। तुम्हें कोई ना कोई नौकरी तो मिल जाएगी, बट नथिंग कम्स क्लोज टू बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। तो एक बात सोच के देखो, या फिर तुम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईआरएस ऑफिसर, फॉर दैट मैटर यूपीएससी का तो कोई भी पोजीशन मिल जाएगा, तो माशाल्लाह सॉलिड पोजीशन है। मेरा कहने का पॉइंट यहां पर यह है कि क्यों, व्हाई डू यू वांट टू मिस सच एन अपॉर्चुनिटी? क्या पता यही है। सो फियर को अपना फ्यूल बना दो। F=F। यार फियर है, यार मैं क्यों हारूंगा, या मैं हारना नहीं चाहता, मैंने इतनी मेहनत करी है, वो ही तुमको पॉइंट करो। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये ना, ये जो प्यार मोहब्बत की तरीके से, मैंने तुम्हें अभी इस वीडियो के स्टार्ट से बोल दिया था, जिस तरह से प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से तुमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिस तरह से तुमको मीठा जहर दिया जा रहा है,
बच्चे प्यार से पढ़ेंगे, आराम से, कोई डांट नहीं पड़ेगी, ये तुमको बर्बाद कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम थोड़ा सा टफ हो जाओ अपने ऊपर, बिकॉज ये एग्जाम तुम पे तरस नहीं खाने वाला, शायरी तुम्हारे काम नहीं आने वाली, प्यार मोहब्बत नहीं काम आएगी। मेरी क्लास में जब चलती है क्लासेस, तो किसी को भी फिजूल कमेंट करना अलाउड नहीं है, किसी को एक दूसरे पर पर्सनल रिमार्क्स करना अलाउड नहीं है, किसी को पॉलिटिकल या फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ने आए हो और मैं वहां पढ़ाने बैठा हूं। वी हैव 3 आवर्स जिसमें तुम्हारी जिंदगी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं यहां पर रैडिकल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूं। रैडिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह होता है कि तुमको एक एक चीज मालूम होनी चाहिए कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। 3 घंटा मैंने गुजारा है, किस लिए गुजारा है? मेरे को कोई ब्रेक व्रेक नहीं चाहिए, मेरा काम होना चाहिए। जिंदगी में जब तक टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तब तक फायदा ही क्या यार? किस लिए तुम अपनी जिंदगी के ये 1.5-2 साल बर्बाद कर रहे हो? छोड़ दो। दैट इज नॉट हाउ यू डू इट। लेकिन लोग ऐसा समझते नहीं हैं, लोग इसको मजाक ले लेते हैं, लोग इसको सोचते कुछ नहीं होगा यार, स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स खुश रहने चाहिए। स्टूडेंट्स खुश रहने नहीं आए हैं डियर एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने आए हैं। किसने किसने क्या सपना देखा है, उसका सपना पूरा करो, और मैं इसी पे विश्वास करता हूं। सो याद रखना, जब भी तुम 2 मिनट के लिए भी कुछ और कर रहे हो, कुछ भी वेस्टेज कर रहे हो, तो याद रखना कोई ऐसा कहीं ना कहीं कोने में बैठा हुआ है जो पूरी जान लगा रहा है और वो तुमको हराने की तैयारी कर रहा है। याद रखना, सीट्स वही 1000 ही है, अगर तुम नहीं तो वो होगा। विनर टेक्स इट ऑल। याद रखना, द विनर टेक्स इट ऑल। लूजर्स को कोई याद नहीं रखता। सो दीज आर द 3 पार्ट्स दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं जो तुम्हारे पास इस टाइम पर स्लाइड सामने रखी हुई है, इसको रट लो, ये रट लो, ये तुम्हारे जिंदगी में काम आएगी। 4 पार्ट्स में हम इस पूरी प्रिपरेशन को तैयार करेंगे, और इस प्रिपरेशन को तैयार करने में हम लोग 4 फेजेस करेंगे। पहला है फाउंडेशन। मान के चलो ये आज से स्टार्ट करें, से लेकर मई 2026 तक मैं यहां पर सिर्फ फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। तो आज हम लोग जनवरी में हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस टाइम तक सिर्फ फाउंडेशन करना है, सिर्फ बेसिक्स करना है। जैसे पॉलिटी की बात है, पता करो डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, क्या चलता है, किस तरह से सिस्टम बनता है, क्या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिश्ता है, क्या कैग और पीएसी का रिश्ता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट रिट्स पास करता है, हाई कोर्ट्स के रिट पावर्स और सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, एवरीथिंग, ये सब कुछ पढ़ना है तुमको अगले इस मई तक, यानी कि जनवरी से, अभी समझ आज तुम देख रहे हो तो जनवरी जितने महीने डेज बाकी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड तक ये करना है। मई से लेकर दिसंबर तक तुम्हें पैरेलल प्रिपरेशन करनी है। किसकी? तुम्हें प्रिपरेशन करनी है मेंस की और प्रीलिम्स की। प्लीज अंडरस्टैंड, इस टाइम पर पैरेलल प्रिपरेशन होगी, तो मेंस की भी प्रिपरेशन होगी, ऑप्शनल साथ में जाएगा, एथिक्स, सोसाइटी, तुम मेंस रेडी भी हो जाओगे। यार सिंपल सा लॉजिक है ना यार, लोग करते कैसे, मुझे विश्वास नहीं होता, क्या गलत फहमियां पाल के रखी। तुम मेंस की प्रिपरेशन अगर अभी नहीं करोगे और प्रीलिम्स के इंतजार करोगे, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और मेंस आने में मुश्किल से 2.5-3 महीने रहते। वो 2.5-3 महीने में तुम मेंस की क्या तैयारी करोगे माय डियर फ्रेंड्स? कब आंसर राइटिंग करोगे, कब ऑप्शनल्स करोगे, कब तुमको सब समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसी सेकेंड फेज में तुमको करनी है मेंस की प्रिपरेशन। तो पहला समझ में आ गया, तो पहले करीब करीब मोटा मोटा 6 महीना तुमको प्रीलिम्स की तैयारी कर लेनी है। फिर अगला अनदर 7-8 मंथ्स तुमको मोटा मोटा दोनों की पैरेलल प्रिपरेशन करनी है। जनवरी 2027 से तुमको अगले मई 2027 तक, यानी कि जब तुम एग्जाम देने जाना है, अब तुम्हें प्रीलिम्स मोड में, तो अब धीरे धीरे तुम मेंस से अलग होते चले जाओगे और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन पर ज्यादा फोकस करने लग जाओगे। रिजल्ट आएगा मई, जैसे ही एग्जाम हो जाएगा 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तो ऑब्वियसली तुम्हें मेंस की और
अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है जिसमें तुम्हारे पास एक अलग ही एस्पेक्ट है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम 4 पार्ट्स में करेंगे, फाउंडेशन, मेंस एंड प्रीलिम्स ओवरलैप, ग्रेजुअली वीनिंग अवे फ्रॉम मेंस एंड गोइंग टुवर्ड्स प्रीलिम्स, एंड आखिरी दैट इट इज ऑब्वियसली ओनली मेंस। तो एक बहुत ही सॉलिड तरीका है और इसको मोटा मोटा फॉर्मूला याद कर लो। इस फॉर्मूला को बोला जाता है 686 फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? अपने जरा जहां भी बैठे हो एक बार चिल्ला के बोल दो 686 फॉर्मूला। तो 686 फॉर्मूला को कैसे पढ़ते हैं? सो 686 फॉर्मूला इज 6 is only prelims, mains is only the preparation for 8 is only the prelims and mains का overlap, and 6 is again only mains preparation। तो इस तरह से तुम्हें 686 की प्रिपरेशन करनी है। मैं तुम्हें एक एक चीज राइट टाइम पे समझा देता हूं। इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास है एक बहुत ही ऑसम ऑफर। ये 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का ऑफर है। 19,999 55% ऑफ तुम्हें मिल रहा है। मैं तुम्हारे को ये वादा करता हूं कि पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी सारी प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। यूज माई कोड SIDLIVE SIDLIVE, और ये सिर्फ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR की या फिर मेरे ऑप्शनल PSIR की बात नहीं है। मेरे जो टीम, जो मेरे साथी एजुकेटर्स है, वो सारे सब्जेक्ट्स यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग सब मिलकर आपकी रियलिस्टिक प्रिपरेशन करा देंगे। वरी नॉट, ज्वाइन माय क्लासेस, यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE। जब भी तुम अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाओ, वहां पर एक जगह पर रेफरल कोड लिखने की जगह आती है, वहां पर लिख देना SIDLIVE। उस टाइम पर जो सबसे अच्छा ऑफर चल रहा होगा वो तुमको उसी टाइम मिल जाएगा और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर तुम अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बिग 4 याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बिग 4, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। बिग 4 ये वो कोर है। मैं यहां पे फिर बोल रहा हूं, कोई सब्जेक्ट कम या ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये जो बिग 4 है ये तुमको पहले खत्म करना है। इस स्टेज पर बिल्कुल ऑप्शनल्स को मत टच करना, बिल्कुल आंसर राइटिंग को मत टच करना, जब तक तुम्हारा 70 to 80% ऑफ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका हो। अब यार ये है ना, वर्ड्स ही बड़े अजीब से वर्ड्स यहां पर इस तरह से बोले जाते हैं ना जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। जी कवर्ड हो गए। अरे कवर्ड का मतलब क्या होता है? कवर्ड का मतलब होता है कि तुमने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उतना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ लिए। जैसे अगर तुम पॉलिटी बोल रहे हो, मैं तो पॉलिटी के बारे में बताऊंगा, तो तुमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ लिए, तुमने लक्ष्मीकांत पढ़ ही लिए, मोटा मोटा तुमको सब कुछ आ गया। पिछले 10 साल के प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो गए, पिछले 10 साल के या 5 साल के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समझ में आ गए, और तुमको एक्टिव रिकॉल आ गया है। यार एक्टिव रिकॉल क्या होता है? यार एक्टिव रिकॉल बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। सपोज मैं तुमको एक बुक दूं और मैं तुम्हें बोलूं वो बुक लेकर रिवाइज करो। ठीक है जी, मैंने बुक लेकर रिवाइज किया, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ये बुक लेकर रिवाइज करने की कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेट्स से मैं अपनी बुक निकाल लेता हूं। चलो यार, ये मैंने अपनी बुक उठा ली, तो मैंने अपनी बुक उठा ली, ये मेरी बुक है। ओके, सो मैंने अपनी बुक उठा ली और मैंने इसको पढ़ा। मैंने पढ़ा जी, बहुत अच्छा, AK गोपालन केस। ठीक है जी, अच्छा AK गोपालन केस। अब मैंने पढ़ लिया, दिस वाज द फर्स्ट केस आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन विच डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा। वेरी गुड, मैंने पढ़ लिया, वेरी गुड। अब मैंने इस बुक को पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि इसको रिवाइज करूं। तो रिवाइज करने के लिए मैं क्या करता हूं? अरे रिवाइज करना है, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से पढ़ता हूं। दिस वाज द फर्स्ट केस आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन विच डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है यार, फिर मेरे को ऐसा ध्यान कुछ और चल रहा है, सोच रहा हूं धुरंधर देखते देखते पढ़ लेता हूं। दिस वॉज द फर्स्ट केस इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसको भी पढ़ना बोलते हैं क्या? क्या ये भी रिवीजन हो रही है क्या? अरे रिवीजन नहीं हो रही, तुम्हें क्या इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस हो रही है क्या? क्या तुम नर्सरी में हो, KG में हो, कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने को बोला जा रहा है ABC? नो यार, दिस वॉज द फर्स्ट केस। नो, व्हाट इज एक्टिव रिकॉल? बुक ऑन द टेबल, AK गोपालन केस। Yeah, this was the first case
आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विच डेल्ट विद इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हो गया एक्टिव रिकॉल, ये हो गया परमानेंट। अब ये टॉपिक गया तुम्हारे डीएनए के अंदर। अब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे पोते हो जाएंगे, लेकिन तुम भूलोगे नहीं। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। जब तक किसी सब्जेक्ट को इस हद तक नहीं समझ जाओगे या याद नहीं हो जाएगा, ये मत बोलना कि मेरा सब्जेक्ट कवर्ड है। सो डोंट बी अ फूल सेइंग कि यार मैं ना सामने फिर से नोट्स खोल दूंगा और मैं उसको बैठे बैठे पढ़ता रहूंगा। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। सो सबसे पहले कोई भी, ये बिग 4 के लिए जो भी कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तुम मानते हो उसको ले लो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मेरे ख्याल से एक बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। उसके बाद सारे के सारे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के एमसीक्यूज कर लो, मेंस के सारे क्वेश्चंस कर लो और एक्टिव रिकॉल मेथड से कर लो। ये तुम्हारा पहला मेन एम है, याद रखना, लिख लो कहीं पर। इस टाइम पर ऑप्शनल्स मत टच करना, इस टाइम पर आंसर राइटिंग के बारे में सोचना भी मत, इट इज रॉन्ग। फिर तुम करो द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब मैं इसको बोलता हूं स्टेप 2, द 4 फ्रेंड्स। ये क्या बात हुई? 4 फ्रेंड्स क्या होते? 4 फ्रेंड्स ये इसीलिए मैं बोलता हूं बिकॉज ये वो वाला स्टेज आ जाएगा जब तुम मेंस और प्रीलिम्स को अब स्टार्ट करोगे। तो तुम्हारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, अब तुम ब्रिज के बीच में जाओ, अब तुम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो। याद रखना, यूपीएससी खुद बोलता है कि ऑप्शनल जो होता है वो ऑनर्स लेवल तक पढ़ना होता है, यानी कि बहुत एडवांस स्टेज तक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 एथिक्स और एसे प्रिपरेशन। नंबर 3 मेंस के टॉपिक जैसे सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। और अब इसके अंत में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये कर लेना, ये अगर नहीं किया ना तो यहां से जब तुम सीधा इधर जंप करने की कोशिश करोगे तब तक खत्म हो जाएगी कहानी। क्यों? क्योंकि तब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका होगा। नंबर 1 मान के चलो कि तुम्हारे भगवान करे प्रीलिम्स पास हो गए, लेकिन मेंस की तैयारी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2.5-3 महीने रहोगे। हाउ विल यू मैनेज इस 8 मंथ्स की प्रिपरेशन को तुम 2.5 महीने में कैसे खत्म करोगे? इज इट इवन ह्यूमनली पॉसिबल? तो इन 4 दोस्तों को 1 2 3 4 को उन बिग 4 के साथ कंबाइन करने का एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो ये है 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस ब्रिज के इस वाले पार्ट को मिस कर देते और फिर लास्ट में वो लोग इतने ज्यादा हौच पौच हो जाते, वो एक्चुअली मनी मन चाहने लगते हैं कि यार इस बार प्रीलिम्स ना ही हुआ तो ठीक है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। और वो पहले से ही जनवरी फरवरी में तमन्ना करने लग जाते कि यार अगले साल ट्राई करें क्या, बिकॉज सो मच ऑफ इट इज पेंडिंग एंड दैट इज हाउ यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस एग्जाम। सो तुम्हारी ये प्रिपरेशन कंबाइंड यहां पर होना चाहिए। दिस इज लॉजिकल, इसमें इतना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करे यार, लोगों ने गलत फहमियां फैलाई हुई है, इसमें गलती किसी की नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, माहौल ही बिगड़ा हुआ है, तो करे क्या। सो दैट इज नॉट हाउ यू डू दिस। अब इसका जो 4th पार्ट था उस पर मैं थोड़ा सा और फोकस करना चाहता हूं कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। यार आंसर राइटिंग करना कोई आसान काम है क्या? इज इट बच्चों का खेल? कैसी बातें कर रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो मेरा एक काम करो, ऑलराइट, एक खाली कागज उठा लो, मेरे पास तो है नहीं अभी, तुम उठा लो। लेट्स से तुम्हें मैं ये खाली कागज दे देता हूं। ओके, इस खाली कागज पर तुम्हें नेक्स्ट कितना टाइम देता हूं? चलो 10 मिनट भी दूंगा। 10 मिनट में तुमको 500 वर्ड्स लिखने हैं, 500 वर्ड्स, चलो 300 वर्ड्स लिखो। इसमें लिखो माय ड्रीम और माय करियर ड्रीम, और तुम्हें लिखना स्टार्ट करना। तुम लिखना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें एक चीज रियलाइज होगा, आफ्टर 50 60 70 80 90 100 वर्ड्स तुम्हारा अचानक तुम्हें रियलाइज होगा कि ऊपर से खाली हो गए। यू डोंट हैव मच कंटेंट। तुम क्या लिखने लगोगे? आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई वॉन्ट टू बी ऑफ सम सर्विस टू द सोसाइटी, फिर आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू बाय अ BMW। क्या करो? अरे और कुछ आ ही नहीं रहा। दैट्स द चैलेंज।
खाली कागज जो होता है जिस और तुम्हारे हाथ में पेन होता है ना, एक बार मेरे बच्चों जरा सोचो, ये इतना डरावना होता है कि तुम्हारा ब्रेन शट डाउन हो जाने लगता है और उसके बाद तुमको इतना सारा कंटेंट आ जाए, उसमें से क्वेश्चंस पूछे और तुम्हारे ऊपर टाइम प्रेशर हो, बेटा पेन चलना बंद हो जाता है। तुम्हें एक एग्जाम में 7 मिनट मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली फॉर अ 10 वर्ड आंसर। एक ब्लैंक पेज लिखना है, तुमको देखना है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तुमने उसको एक मंथ से आंसर बनाना है, तुम्हें स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, हाईलाइट लिखना है और तुमको उन खतरनाक लोगों को हराना है। याद रखना, वो जो आईपीएस और आईआरएस एस्पिरेंट्स है जो बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर्स है जिन्होंने ये एग्जाम पहले भी पास की हुई है, वो तुमसे कई गुना बेटर आंसर लिख सकते हैं। उस हिडन एनिमी को भूलना मत। वो जो बेस्ट द बेस्ट आंसर्स लिख सकते हैं वो तुम्हारे सामने बैठे हुए, तुमको हराना है। तुम्हें क्या लगता है तुम एग्जाम हॉल में अचानक ये सब प्रिपेयर कर लोगे? नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। एक एग्जाम में 6000 के आसपास वर्ड्स लिखना है। एक बार पेन से लिख कर तो देखो, एक बार कोशिश तो करो। हाथ में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, यू डोंट इवन नो। और तुम्हें क्या करना है, 9 पेपर्स है, 5 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बैक टू बैक सेशन है, 9 से 12 होंगे, 2 से 5 होंगे, गला सूख रहा होगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। एक ह्यूज प्रेशर होता है। ये प्रेशर बोलकर नहीं होता, ये करके ही समझ में आएगा। यू विल हैव टू डू इट। एक दिन 6000 वर्ड्स एज इट इज रबिश लिखकर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कितनी ब्रूटल एग्जाम है। आंसू निकाल देती है एग्जाम। और तुम्हें लगता है कि जो यूपीएससी के मेंटर्स होते हैं या एजुकेटर्स होते हैं, उन्होंने तुमसे प्यार से बात करनी चाहिए या तुमको पुचकार के पढ़ाना चाहिए, लॉलीपॉप खिलाना चाहिए? नो, ये उतना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए एक यूपीएससी एजुकेटर को, एक मेंटोर को, जितना कि फौज में इंस्ट्रक्टर होता है। तुमको फुल स्पीड पर ट्रेनिंग करवानी चाहिए, तुम्हारे अंदर का बचपना उड़ा देना चाहिए, तब जाके तुम इस एग्जाम की तैयारी करोगे। सो 6000 वर्ड्स को लिखना आसान काम नहीं होता। स्टार्ट दिस प्रैक्टिस नाउ। अब मैं इसी स्ट्रैटेजी वीडियो में तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम पर डे किस तरह से अपने आप को सेपरेट करोगे। तो मैं इसको एक ब्रॉड डिवीजन ये करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कसम खा लो कि मिनिमम 8 घंटा पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि अब मैं 8 घंटा नहीं पढ़ सकता, यानी कि मैं हफ्ते में 50 घंटे नहीं दे सकता, तो मेरी बहुत मेजर और सिंपल और एकदम फ्री राय है, एकदम फ्री ओपिनियन ये है कि भाई यूपीएससी छोड़ दो, कोई और एग्जाम दे दो, कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी ना कि कोई लिखा हुआ थोड़ा है, कोई नियम लॉ थोड़ा है कि यूपीएससी ही पास करोगे तो कुछ जिंदगी में करोगे, छोड़ दो। लेकिन जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उनको 50 आवर्स पर वीक निकालना ही पड़ेगा। सो डेली ब्रेकडाउन मोटा मोटा 8 घंटे का है। अब 8 घंटे में से कैसे डिवाइड करोगे? मेरे हिसाब से 3 घंटा से ज्यादा एक क्लास को एक दिन में अटेंड करना समझदारी की निशानी नहीं है। अनअकैडमी में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें अगर लाइव क्लास नहीं देख रहे हो, क्योंकि तुम एक ही दिन में बहुत सारे सेशन चल रहे होंगे, तो अगले दिन तुम रिकॉर्डेड सेशन देख लो। आइदर वेज तुम 3 घंटा वीडियोस को देखो, यानी कि क्लासेस अटेंड करो ऑनलाइन, और उसके बाद 5 घंटा सेल्फ स्टडी करो बाय एक्टिव लर्निंग। अभी मैंने तुम्हें एक्टिव और पैसिव लर्निंग का तरीका बताया था, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें और डिटेल में वो समझा सकता हूं। इन अदर वर्ड्स, तुमको 3 घंटा पैसिव प्रिपरेशन करनी है। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो वो पैसिव ही हो गया। जबकि मैं चाहता हूं और मैं कोशिश भी करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव रखूं। मैं हमारी क्लासेस में वॉकी टॉकी में वर्ड यूज करता हूं, रेज द हैंड ऑप्शन होता है जिसमें तुम मुझसे फोन पे बात कर सकते हो। तो हम लोग लगातार बात करते हैं। इनफैक्ट मेरी पूरी स्लाइड्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ही पढ़ते हैं, ताकि उनको रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाए, उनकी इंग्लिश भी ठीक हो जाए और वो एक्टिव रहे। तो जो लोग मेरे स्टूडेंट्स रहे उनसे कभी पूछना कि हमारी क्लास कितनी इंटरैक्टिव होती है। एनी विच वेज मैं उसको फिर भी पैसिव लर्निंग की डेफिनेशन में ही डालूंगा, क्योंकि दिमाग तो मैं लगा रहा हूं, तुम तो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। जब तुमको एक्टिव लर्निंग करनी है तो तुम एक तरह से ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम पढ़ा रहे हो। सो यू आर नाउ ट्रेनिंग योर ब्रेन टू बी वेरी वेरी एक्टिव, तब उसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं।
अब यही काम सारा टाइम मत करो, तुम्हें टेस्ट भी करना है। लर्निंग हो गई, अब टेस्टिंग भी करनी है। तो संडे को अपना टेस्ट डे बना लो। सर टेस्ट डे कैसे करना होता है? टेस्ट डे करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि एक 25 क्वेश्चंस का अच्छे से टेस्ट सीरीज उठा लो। हमारे अनअकैडमी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। उन 25 क्वेश्चन जिसमें से तो जो टॉपिक्स तुमने पिछले हफ्ते पढ़े थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो मंडे टू सैटरडे जो तुमने पढ़ा, वो संडे को 25 क्वेश्चंस उठा लो और एक एग्जाम और ईमानदार कोशिश में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तो तुम्हारे 80% उसमें हिट करते हैं, यानी कि तुम्हारे मोटा मोटा तुम्हारे पास से जस्ट टेक लेफ्ट एंड राइट 20 क्वेश्चंस रख लो, मैं इसी में खुश हो जाऊंगा। ज्यादा हो गए तो इवन बेटर। अगर 20 क्वेश्चंस होते तो मैं तुम्हें पास बोलूंगा। 20 क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास हो गए, ओके, तो उस दिन मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा। पार्टी दे रहे हो? क्या पार्टी? उस दिन तुम संडे को अपने लिए एक ब्रेक कर लो कि यार मेरी ना छुट्टी है। वाओ, कुछ तो मोटिवेशन है ना। आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम जो करना है करो। तुम्हें घूमने जाना है घूमने जाओ, तुम्हें मूवी देखनी है मूवी देखो, तुमको खाने पे जाना है खाने पे जाओ, जो मर्जी करो। और अगर नहीं तो यू विल हैव नो ब्रेक। अगर तुम्हारे 20 के 19 भी हुए तो नो ब्रेक। ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब या तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी, तो तुम्हें कुछ तो मोटिवेशन रहेगा। तुम कैलेंडर पे मार्क करते हुए चले जाओ कि इस संडे को ग्रीन मार्क कर दो कि अगर मैं जीता था, और अगले संडे को भगवान करे तुम फिर जीतो, फिर ग्रीन मार्क कर दो। लेकिन जिस संडे को नहीं हुआ वहां रेड मार्क कर दो। तो और वो कैलेंडर अपने दीवार पे लगा दो। इट गिव्स यू अ मोटिवेशन। वाओ यार, देखो इस दिन ग्रीन 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 संडेस जा रहे थे, ये रेड हुआ, आई विल नॉट लेट दिस रेड हैपन। स्टाइल होता है, विनर्स के पास एक जीतने का स्टाइल होता है, वो होती है अकाउंटेबिलिटी। फीडबैक लेते हैं, वो अपने दिमाग में नहीं घुमा रहे होते, वो एक फीडबैक ले रहे होते। सो उस फीडबैक को कंटिन्यू करते चले जाओ। इसको बोलते हैं रिंस वॉश रिंस। जैसे कपड़ा होता है, कपड़े को वॉश करो, फिर निचोड़ो, फिर वॉश करो, फिर निचोड़ो। इस प्रोसेस से बोर मत होना। यही लूप 2 साल जो भी तुम्हारे पास टाइम है, 20 महीने का टाइम है, उसको घुमाते रहो। याद रखना तुम 99% एस्पिरेंट्स को हरा दोगे। इसीलिए क्योंकि 99% एस्पिरेंट्स शेरो शायरी की दुनिया में चले गए। उनके जो शुगर्स खिलाए जा रहे हैं ना, उनको मीठी मीठी गोलियां खिलाई जा रही है, वो ये सब उनको करने ही नहीं देंगे। और तुमने कर लिया तो ये एग्जाम में तुम उन सब कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे हो जाओगे। और इनफैक्ट तुम वो जो हिडन दुश्मन है, जो हिडन एनिमीज है, उनको हराने की तैयारी कर चुके होंगे। तुम्हें सिर्फ इस प्रोसेस को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ये बोरिंग प्रोसेस है, ये बिल्कुल डिसिप्लिन है। एक मशीन की तरह तुमको बिहेव करना है, नथिंग एल्स। एक्टिव लर्निंग का जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था, उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ब्लैंक कागज उठा लो। अपने पास जो रजिस्टर है उसमें से या नोटबुक है, एक ब्लैंक कागज निकाल लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ो, फिर किताब बंद कर दो। अभी अभी मैंने तुम्हारे लिए ये करके दिखाया था। ये बुक लो, पढ़ो, कोई भी एक चैप्टर निकाल लो। ये चैप्टर तुम्हें अच्छा लगा, वेरी गुड। मैंने पढ़ लिया द शाहबानो केस, वेरी गुड। पढ़ लिया, समझ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, 1 घंटा पढ़ लिया, वेरी गुड। नाउ कीप दिस बुक इन प्रोबेबली इन द नेक्स्ट रूम, ताकि तुम्हारे पास गलती से, इंसान है ना हम लोग, हम तो गलतियों के पुतले होते हैं। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे यार एक बार देख लेता हूं। नहीं देखना है। ये किताब दूर है मेरे से, शायद दूसरे रूम में है। नाउ टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। उसमें लिखो मुझे टॉप 5 पॉइंट्स क्या दिखाई दिए, शाहबानो केस में मुझे क्या क्या समझ में आया। तो मुझे शाहबानो केस में यह समझ में आया, मुस्लिम मैरिज एक्ट का क्या कॉम्प्लिकेशन था, सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या कॉम्प्लिकेशन था। मुझे यह पता चला कि इस पार्लियामेंट्री लॉ में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और डिवोर्स एक्ट का क्या मतलब था। नंबर 4 मुझे समझ में आया यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में क्या जरूरत थी। मुझे इस तरह से 5 पॉइंट्स लिखने। मुझे ये जब मैंने लिख लिया तो 2 मिनट रुको और देखो यार इनमें से कौन से पॉइंट्स में या फिर मुझे लिखने में कहां प्रॉब्लम हो रही थी,
क्या मुझे याद करने में मुश्किल हो रहा था, या फिर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, या फिर मुझे कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैं जब स्ट्रगल पॉइंट्स देख लूंगा, फिर मैं दोबारा उस रूम में जाऊं और ये बुक दोबारा उठाऊं, एंड आई रीलुक एट शाबानो केस एंड आई से ओहो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मैं मिस्टेक कर रहा था या स्ट्रगल कर रहा था। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। तुम समझ रहे हो, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। ये पैसिवली आराम से लेट कर सामने म्यूजिक सुनाई दे रहा है, टीवी चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं और तुम ऐसा मजे में पढ़ाई कर रहे हो, देखें क्या मजा आ रहा है पढ़ने में, वो पढ़ाई नहीं होती, वो पढ़ाई करने का ढोंग होता है। एक्टिव रिकॉल इज द ओनली मेथड। एक नोबेल लॉरिएट थे रिचर्ड फाइनमैन, रिचर्ड फाइनमैन का ये टेक्निक है। और सोचो एक नोबेल लॉरिएट ये तुम्हें समझा रहा है तो कुछ काम का ही होगा। इस मेथड को करो। ये जो स्ट्रगल है ना, ये जो खिंचाव होता है ना, जो सर में दर्द होने लगता है ना, वो मेमोरी बनता है, उससे याददाश्त बनती है। सो उसको फॉलो करो, ओनली देन मैं बोलूंगा कि ये इसको समझ में आया तुमको। अब मैं अपने उन दोस्तों को एडवाइस करना चाहूंगा जो कि नौकरी करते, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो। लार्जली स्पीकिंग, एसेंशियली दीज आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर क्या हम अपनी नौकरी छोड़ दें। मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं कि नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुझे 24 घंटे पढ़ना होता है तभी जाके मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि तुम्हें 8 घंटे चाहिए। अब तुम में से बहुत सारे लोग, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि तुम 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बिजी हो इन योर जॉब और इन योर प्रोफेशन और वोकेशन एज द चॉइस में भी। नाउ मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि तुम 9 बजे से अगर 6 बजे तक काम कर रहे हो तो 6 बजे के बाद तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत कम हो चुकी होगी। तुम सुबह के मचमच से दिमाग खराब हो चुका होगा, कितना कभी कस्टमर ने चिल्लाया होगा, कभी क्लाइंट ने चिल्लाया होगा, कभी बॉस चिल्ला रहा होगा, कभी ट्रैवल थका देता है। तो मैं 6 बजे के बाद का कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को अवॉइड ही करूं। मेरे पास अब एक ही तरीका है और वो तरीका है 4 से 8 का। यस, द अर्ली मॉर्निंग इज द ओनली टाइम जब कोई जॉब नहीं हो रहा है। उम्मीद ऐसा करूंगा कि तुम्हारा कोई 4 से 8 वाला जॉब नहीं हो सकता। ऐसा 4 से 8 वाला कौन सा जॉब हो सकता है, पता नहीं। I imagine and I would actually hazard a guess that there would be no job which is open between 4 to 8. I hope so. So 4 से 8 वाला जॉब यानी कि द अर्लीस्ट मॉर्निंग में तुमको अपने आवर्स खींचने पड़ेंगे। देखो सारा खेल, सारा का सारा मसला जो है वो इच्छा का है, ओके, ख्वाहिशों का है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम यूपीएससी क्रैक करना चाहोगे तो यू विल टेक दिस अटेम्प्ट एंड 4 टू अटेम्प्ट 8 के बीच में अपने आप को पढ़ा दो। उसके बाद तुम्हारा ब्रेन फटाफट गिरने लग जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज, से 4 घंटे हो गए, फ्राइडे तक हो गए। सो हमारे पास 20 घंटे हुए। आपके अनुसार हमको पढ़ना है 50 आवर्स, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो मैं तुम्हारे पास अब जो रेस्ट ऑफ द आवर्स है वो तुम्हें कॉम्पेंसेट करने हैं। अज्यूमिंग कि सैटरडे और संडे तुम्हारी छुट्टी है, नहीं है तो भी तुम्हें खींचना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक एटलीस्ट एक दिन की छुट्टी। सैटरडे एंड संडे तुम्हारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बिकॉज उस दिन तुमको 12+ आवर्स खींचने। सो 12 and 12 और इनफैक्ट और ज्यादा भी हो सके तो बेटर हो जाएगा। यू विल हैव टू स्ट्रेच। तो हम मोटा मोटा 50 घंटे तक टच कर जाएंगे। दिस इज द ओनली वे इन विच यू विल बी एबल टू टच माई 50 आवर्स का वीक रूल। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम बोलते हो सर हम जॉब भी करें, हम दुकान भी संभाले, हम 50 घंटा पढ़े भी, तो बेटा किसी कानून में नहीं लिखा है कि तुम्हें यूपीएससी की एग्जाम करने की तैयारी करनी जरूरी है। तो अनटिल अनलेस तुमने कोई कसम ही खाई हुई है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट है तो 4 into 5 20, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और बचा हुआ सैटरडे एंड संडे तुमको पढ़ना है 12+ आवर्स। 50 आवर्स तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म होगा। दिस इज द ओनली वे फॉर डूइंग दिस। मेथड सारे के सारे सेम है। तुमको अब तक रियलाइज हो चुका होगा कि ये एक लॉन्ग वॉर है, इसमें कोई मजाक नहीं है।
प्रीलिम्स की अलग तैयारी, मेंस की अलग तैयारी, इंटरव्यू की अलग तैयारी। प्रीलिम्स तो केवल एक स्क्रीनिंग, एक रिजेक्शन टेस्ट है, एमसीक्यू फॉर्मेट है, मोटा मोटा कट ऑफ 90 मार्क्स आते हैं। सो वहां पे प्लीज ज्यादातर लोग तो है ना प्रीलिम्स की तैयारी करने में ही अपनी जिंदगी को ऐसा लगता है कि हम सफल हो जाएंगे। एक मैंने अभी अभी मूवी देखी थी धनुष की, उस मूवी में जो लड़की है उसके पिताजी धनुष को यानी कि हीरो को ये बात बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करा दूंगा, सिर्फ प्रीलिम्स पास हो जा। तो भाई कहीं ऐसे ऐसे पिक्चर देखकर मत बिगड़ जाना, प्रीलिम्स से कुछ होता नहीं है, ना तो लड़की से शादी होने वाली है और ना ही आईएएस ऑफिसर बनने वाले, बिकॉज प्रीलिम्स केवल एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। प्रीलिम्स पास करोगे तो मेंस का मौका मिलेगा, प्रीलिम्स में और कुछ नहीं है, तुम्हें कट ऑफ रीच करना है। जो रैंक बनता है वो मेंस से बनता है, वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, 1750 मार्क्स का एग्जाम है, तुम्हें कम से कम 800 प्लस का टारगेट बना के चलाना है। वो उसके बाद क्या होगा वो बात की बात है। फिर आएगा इंटरव्यू, जिसको अपना ही एक अलग ही तैयारी है, जिसको हम लोग प्यार से इंटरव्यू बोलते हैं, वो है होता पर्सनालिटी टेस्ट है। उसमें भी वेटरन्स होते हैं, वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल, उसी टाइम पर क्या सोच रहे हो, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारी डिक्शन, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस, तुम्हारा एटीट्यूड, वो सब कुछ चेक कर रहे थे। उसमें बहुत कुछ वो लोग चेक कर लेते हैं, उसकी तैयारी मैं तुम्हारी अलग से करवा दूंगा। सो 3 डिफरेंट स्टेजेस है, 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स है। अब ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि तुक्के तो चल ही नहीं सकते ना, ब्लफ तो चल ही नहीं सकता यूपीएससी में, क्योंकि तुम्हारे एबीसीडी अगर निकल भी गया, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, मेंस में फंस जाओगे। कितनी जगह पे ब्लफ करोगे, 6000 वर्ड्स लिखते लिखते तुम लोग ब्लफ करोगे, वो भी एक एग्जाम में। चलो जी ये भी निकल गया तो तुम इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बनाया ही इस तरह से, द नेचर ऑफ द बीस्ट इज सो कि तुम इसमें से अटक ही नहीं। इट्स अ लॉन्ग वॉर, लेकिन मजा ये है कि एक बार ये वॉर से क्रॉस हो गए, जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर लाइफ इज, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, सेट हो जाएगी। तुम्हें कोई टेंशन नहीं होने वाली। यू विल नेवर बी वरिड अबाउट कि क्या करना है कि जिंदगी में। स्टेबल लाइफ है, प्रेस्टिजियस लाइफ है, पावरफुल लाइफ है, आगे आने वाले पुश्तों भी सुधर जाएगी। सो दिस इज अ वेरी रिवॉर्डिंग, दिस इज नॉट अ जॉब। सो मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर तुम मेरी बात मान रहे हो और जिस तरह से मैं चाह रहा हूं, देखो मैंने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बोला। आई हैव जस्ट आस्क्ड यू टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स बट इन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। मोटिवेशन कर रहा हूं मैं तुम्हें, 2-3 गालिब की शायरी सुनाऊं, मुझे बहुत सारी शायरी याद है, लेकिन उस शायरी का फायदा क्या होने वाला है? वो तो इंस्टाग्राम की रील की तरह 30 सेकंड के लिए आया, एक बबल आया और फट गया, उसका कोई फायदा नहीं। डिसिप्लिन एक ही तरीका है जिंदगी में जीतना है, डिसिप्लिन। विनर्स डिसिप्लिन करते, विनर्स ये नहीं सोचते कि आज मुझे क्या अच्छा लग रहा है या मेरा मन क्या कह रहा है। अबे मन का क्या करना है, मन तो नालायक होता है। मन का क्या करना है, वो करो जो डिसिप्लिन होता है, जो रूल्स है, जो टू बी डन, जो मैंने प्रॉमिस कर दिया, जो प्लान बना दिया, उस प्लान के अनुसार ही सब कुछ होगा। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। सो द पॉइंट हियर इज, माइक टायसन ने एक बहुत अच्छी फेमस लाइन बोली थी। उसने बोला था डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या थी, बोला डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू डोंट लाइक डूइंग बट यू नो इट्स नेसेसरी टू डू। बड़ा ब्यूटीफुल थिंग। मुझे अच्छा नहीं लगता यार, तो कोई भी क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्समैन हो, किसी को सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग करना अच्छा लगता होगा? ठंड में भागो, क्या हो रहा है यार, भाग रहे। बॉक्सिंग, मुंह पे पंच खाओ, अरे क्यों खाए, अच्छा थोड़ा ना लग रहा है, लेकिन यू नो दैट इट इज नेसेसरी टू बी डन। अगर जीतना है तो सारा मसला ख्वाहिशों का है। ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऑल द वे, हम साथ साथ है, वी आर अ टीम। आई विल हेल्प यू आउट एनी विच वेज। वी विल ट्राई एंड टैकल द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, ऑल्सो द टफेस्ट कॉम्पिटिशन इंक्लूडिंग द हिडन एनिमी। मुझे मत भूलना और इन बातों को मत भूलना, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। एक बार पूरी स्लाइड्स को देखो, लुक एट, ये भी तुम्हारी तरह एस्पिरेंट्स है और ये सब अभी के मेरे बैचेस में, इनके मुंह से या इनके कमेंट से ये सब जो निकल रहा है, और ऐसे हजारों हैं, मेरे पास जगह नहीं है। एंड आई एम शुक्रिया अदा करता हूं, मैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई लर्नर्स। कुछ तो बात होगी कि मैं इनको ये प्यार और ये इज्जत में जो मिल रही है, बिकॉज इनको ये समझ में आ गया है कि मेरी नीयत भी साफ है। मैं भी तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूं कि तुम ये सपने को अचीव करो। नंबर 1, मेरी इच्छा और तुम्हारी इच्छा सेम है। दूसरा, मेरी एबिलिटी पे किसी को शक नहीं है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज माई सेल्फ बट यू नीड अ मेंटोर लाइक मी।
You need somebody who tells you the reality. You need somebody who gives you a reality check. अपने आप को गलत फहमियों से दूर रखो और पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुम्हें जब क्लासेस में दूंगा, मैं तुम्हें अपडेटेड क्लासेस दूंगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तुम्हें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं। पीडीएफ्स मिलेंगे, समराइज, और जिन नोट्स को मैं स्टेलर नोट्स बोलता हूँ, जो कि तुम आखिरी रात भी पढ़ सकते हो। आखिरी रात जब तुम डर रहे होंगे तब भी तुम्हें एक पेज पढ़ने में घबराहट नहीं होगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही पेज पर आ जाएंगे और वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। ऑल ऑफ दिस विल बी अवेलेबल। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड गेट दिस। मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे लिए ये इस पूरे के पूरे जो वीडियो बनाया है उसकी एक समरी, कैसे फेज 1 है, कैसा फेज 2 है, कैसे फेज 3 है। मैं हट जाऊंगा, तुम इस स्लाइड की एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने बोर्ड पे लगा देना। तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से इस प्रिपरेशन को करना होता है और उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। याद रखना, अगर ये एग्जाम की प्रिपरेशन तुम्हें एक्साइटिंग लगने लग गई है तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। इस एग्जाम की प्रिपरेशन बोरिंग ही है और बोरिंग ही रहनी चाहिए इवन टिल द लास्ट डे। जब तक ये सब कुछ कर रहे हो तुम्हारा रास्ता सफल होगा। जैसे ही तुम इस रास्ते से भटकोगे यूपीएससी तुमसे कई 100 किलोमीटर दूर हो जाएगी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इस वीडियो को बार बार देखो और अपने दोस्तों को भी स्प्रेड करो। शेयरिंग इज केयरिंग। लोगों को बताओगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा सीक्रेट होगा, हमारे पास रहे, किसी और को ना जाए। ऐसा कभी मत करना। ऑलवेज स्प्रेड इट विद पीपल। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।